कुछ लोग सियासत में सिर्फ पद हासिल करते हैं और कुछ लोग अपने संघर्ष से पहचान बनाते हैं। जो जमीन की धूल से उठकर जनता की आवाज बन जाए वही असली नेता कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज और मैं हूं आकाश अग्रवाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की युवा राजनीति का एक जाना पहचाना और सक्रिय चेहरा रवि कुमार सिकदार, जो वर्तमान में राजस्थान युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रवि सिकदार का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति, सेवा दल और संगठनात्मक कार्यों से शुरू हुआ। उन्होंने सेवा दल में जिला स्तर की जिम्मेदारियां निभाई और बाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों के मुद्दों से जुड़े आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों की आवाज बुलंद करने से लेकर युवाओं के अधिकार, संगठन के विस्तार और जन सरोकार के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई। साल 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी उनका नाम संभावित दावेदारों की चर्चाओं में प्रमुखता से सामने आया, जिसने उनकी राजनीतिक सक्रियता और जनाधार को एक नई पहचान दी। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो जनता के दर्द को अपना दर्द बना ले, उसी की पहचान वक्त के साथ और भी बुलंद होती है। आज की इस खास बातचीत में हम रवि सिकदार के संघर्ष की अनकही कहानियां, संगठन में मिली जिम्मेदारियों का अनुभव और किसान आंदोलन से जुड़ी यादें, युवाओं की राजनीति, राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरण और आने वाले समय को लेकर उनकी सोच पर बात करेंगे। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं रवि कुमार सिकदार के साथ। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSC9 न्यूज के इस खास पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई जी। रवि जी, आप कांग्रेस में एक सक्रिय भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कई आंदोलनों में संघर्ष आपकी एक पहचान बन चुका है। एक लंबे समय से आप पार्टी से जुड़े हैं और जमीनी नेता के तौर पे आप काम कर रहे हैं। आपके इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आपका बैकग्राउंड क्या रहा? पारिवारिक माहौल क्या रहा? क्या परिवार में कोई राजनीति में रहा? देखिए आकाश जी, आपने जो मेरे बारे में इतना कुछ बोला, मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ। और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे बारे में यहाँ पर परिचय दिया, मैं उसको सुनकर खुद गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मैंने कुछ तो किया होगा। आपने बात की मेरे राजनीतिक बैकग्राउंड की, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं मेरे परिवार ही नहीं, मैं मेरे समाज में से पहला लड़का हूँ। बहुत खूब बात है। लोग कहते हैं कि हमारा अगर परिवार पॉलिटिकली नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं उन भाइयों को एक मैसेज भी देना चाहूँगा और उनके सामने शायद एक उदाहरण के रूप में काम भी कर रहा हूँ कि परिवार ही नहीं, मेरे तो समाज में कोई राजनीति करने वाला नहीं है। मैं बहुत सामान्य सी कौम से आता हूँ। राव समाज मेरी समाज का नाम है, जो राजनीति कागज़ में भी लिखना पसंद नहीं करती, अपने हालचाल में मस्त रहती है, अपने जीवन को खुश में आनंद के साथ जीती है। और ये बोलते हैं ना, उठा पटक वाली जीवन, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा शायद वातावरण ऐसा रहा, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना रहा। मेरे बचपन की गतिविधियाँ, मैं स्कूल के अंदर स्टेज परफॉर्मेंस किया करता था, मैं डांस किया करता था। क्लास का मॉनिटर अगर बनाना होता था तो मैं बनाया करता था कि ये मॉनिटर बनेगा। अच्छा। उसका कारण भी ये था कि मुझे हर पीरियड में बाहर निकलना होता था। तो हमारे क्या, हर पीरियड में अटेंडेंस होती थी, तो मेरी हाजिरी तो वही लगाएगा जो मेरा आदमी होगा। तो कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें शुरुआत से चलती रही। दशहरे का कार्यक्रम होता था तो मैं मोहल्ले में पैसे उगाया करता था, रावण बनाता था। छोटी छोटी चीज़ों से बस चलता रहा, बड़े भी हो लिए। तो कभी तो लगा होगा ना ये नेतागिरी करने का या राजनीति में आने का चस्का कब लगा? आकाश जी, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, करते करते थोड़े से बड़े हो गए, चीज़ें चलती रही। कोई भी बात होती थी तो उसमें हस्तक्षेप करने की आदत शुरू से कीड़ा सा रहा मेरे अंदर कि हाँ, कोई अगर गलत बात हो रही है तो उसमें अपनी विरोध दर्ज करवा दूँ। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने बताया कोई राजनीति बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं इसको जानता भी नहीं था कि शायद ये राजनीति होती है। धीरे धीरे से बस ऐसे करते करते चलते बड़े नेताओं के साथ रहने लग गए, उनके कार्यक्रमों में भाग लेने लग गए। उन्होंने वो मेरे को मंच देने लगे। राव समाज से आता हूँ, माता सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है, तो बोलता थोड़ा सा ठीक हूँ, तो मंच मिलने लग गया। वो सब करते करते चलता रहा। इस दरमियान 2020 में लॉकडाउन आया। मैं पुलिस मित्र की भूमिका में भी रहा, मतलब मैं हर एक्टिविटीज़ में काम किया करता था। लॉकडाउन आया तो उस समय में मैंने आप सब भाइयों के सहयोग से, आमजन के आशीर्वाद से शुरुआत की थी। मैंने घर से 10-100 लोगों के खाना बनाने की। तो उसके बाद में 100 लोगों का घर से बनने लगा।
लोगों को लगा कि हाँ हम बाहर नहीं जा सकते, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, तो रवि को हम मदद करते हैं। तो किसी ने मुझे तेल का पीपा दिया, किसी ने सिलेंडर दिया, किसी ने गार्डन भी दे दिया मुझे, किसी ने कढ़ाई दी। इस तरीके से वो 500 लोगों तक पहुंच गया। वो करते करते चलता रहा, परिंदे लगाने का काम होता रहा। बस राजनीति का तो मैं कहूँगा कि फिर प्रताप सिंह जी खाचरियावास जिलाध्यक्ष थे, हमारे आदरणीय नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, जिनको मैं देखा करता था, उनकी बातें मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी। तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रताप जी ने मुझे जिला महासचिव की भूमिका में दिया। हाँ, कांग्रेस को मैं शुरू से, हमारा वोट कांग्रेस को पड़ता है, तो कांग्रेस हमें फैमिली हाँ, बैकग्राउंड एक तरीके से हम कांग्रेस का हम कांग्रेसी वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर रहे हैं, हम आज भी वोट देने तक सीमित रहे हैं। कभी परिवार में ऐसा नहीं है कोई दूसरे दल का प्रशंसक हो और नहीं, कभी बहस हो जाए? हमारी कास्ट में भी ऐसा नहीं है, कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं। हाँ, अभी वाली जनरेशन जरूर थोड़ी सी डामाडूल हो रही है, थोड़ी सी डामाडूल है, वो बहक जाती है, वो भी शायद वापस आने लगी है। ये सब करते करते चलता रहा, जिला महासचिव की भूमिका मिल गई, सेवादल यंग ब्रिगेड का मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया गया, हो रहा था। इसी के बाद में पायलट साहब वाला प्रकरण, जो लोग कथाकथित मानेसर जिसको कहते हैं, उसमें इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि जब ऐसा कुछ हुआ और सुनने में आया कि पायलट साहब को हटा दिया गया है या कार्यकारिणी भंग हो गई है, उन सब से मुक्त होकर मैं 11 नंबर बंगले पे आके बैठ गया था। उसके बाद किसानों के लिए काले कानून केंद्र की सरकार लेकर आती है, तो पता चला, उन कानूनों को पढ़ा, लोगों से उसके बारे में चर्चाएं की, तो निकल कर आया कि ये तो वास्तविकता में किसानों के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। काले कानून का आपने जिक्र किया, आप उस काले कानून को आपके नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं? हमारे दर्शकों को ये चीज़ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 2014 के बाद में मोदी जी की सरकार आई और जिस तरीके से व्यापारियों के प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती रही, वो दिखाई दे रहा था। साथ ही जो उन कानूनों के अंदर लिखा हुआ था कि एमएसपी का कुछ होगा, बड़े बड़े भंडारण होंगे, लोग वहीं लेने आएंगे, तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि इसमें कुछ तो गलत है। इसमें इतना तो बुद्धि थी मुझ में कि कुछ तो इसमें गलत है। तो शाजापुर बॉर्डर, जहाँ पर भी हमारे किसान नेता राजाराम मील साहब बैठे हुए थे, उनके, वो मुझे नहीं जानते थे, मैंने काफ़ी उनका नाम सुना हुआ था। मैं वहाँ पहुँचा और उनके नेतृत्व में जब वहाँ बैठा, उनको सुना, उनकी चीज़ों की समझ में आई, तो 13 महीने शाजापुर बॉर्डर आना जाना लगा रहा। 13 महीने बाद हम जीत कर आए, किसानों की बात रखी गई और काले कानून 700 किसानों की शहादत के बाद में वापस हुए। हम आए तो राजाराम जी ने मुझे उस दिन पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो मैंने बोला साहब मेरा नाम रवि सिकदार है। बोला कि ठीक है। तो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मीणा जी थे, उन्होंने आदेश दिया कि इसको लेना है और मुझे सीधा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। किसानों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और उसके बाद में लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद में, क्योंकि देखो मैंने बताया परिवार से कोई है नहीं, कास्ट में कोई है नहीं, तो शायद मुझे संगठन तक तो मेरे काम ने जिला महासचिव तक पहुंचा दिया था, लेकिन बोलता हूँ ना कि कीड़ा बड़ा था, कुछ करना था। तो राहुल गांधी जी का जो एक विज़न था ना यूथ को लाने का, दबे कुचले परिवारों के बच्चे जो वास्तविकता में एक कुछ जुनून रखते हैं राजनीति में आने का या कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उनकी जो पहल थी युवा कांग्रेस का चुनाव, वो चुनाव की घोषणा होती है और उस चुनाव के माध्यम से मैंने जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और राजस्थान से मुझे साथियों ने जो प्यार मोहब्बत मुझे मिली, मुझे सेक्रेटरी, मैं जनरल सेक्रेटरी तो नहीं आया लेकिन मैं सेक्रेटरी आ गया और सेक्रेटरी आने के बाद के अंदर बराबर संगठन के अंदर काम करता रहा। फिर बोलने का मैंने जैसा बताया कि आपको माँ सरस्वती का वरदान है, तो हमारे राहुल गांधी जी की एक और मुहिम है कि जो ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको निकालना है। तो यंग इंडिया के बोल करके एक हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें वो बोलने वाले बच्चों को निकालने का काम करते हैं। वो हुआ, उसमें मैंने अप्लाई किया और उसके माध्यम से मैं प्रवक्ता बनकर आया राजस्थान का। और आज आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं प्रवक्ता आज शायद ही ऐसा कोई मुद्दा होगा जिस पर मैं नहीं बोल पाता होगा या राहुल गांधी जी की कोई भी मैसेज है जिसको मैं डिलीवर नहीं कर पाता होगा। ऐसा हर मुद्दा है जिस पर आप मीडिया के भाई मुझे बराबर मौका देकर अपनी बात रखने का मौका देते हैं। लेकिन जो एक बात आपने अभी बोली कि राहुल गांधी युवाओं को मौका दे रहे हैं, युवाओं को मौका तो देना चाह रहे हैं जी, लेकिन कांग्रेस पर सबसे गंभीर आरोप ये लगाए जाते हैं कि भाई कांग्रेस में राहुल गांधी युवाओं को मौका देना चाहते हैं, लेकिन पहले के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, वो आने नहीं दे रहे युवाओं को, क्योंकि आपके कई युवा नेता अब एक एजेड होते जा रहे हैं युवा होते होते भी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मेरे सीनियर कई साथी हैं जी, वो बुजुर्ग होने की ओर हैं, लेकिन मैं उनके पीछे 5 साल पीछे का हूँ, तो आज मैं फ्रंट लाइन में आ रहा हूँ। मेरे पीछे के भी कई साथी हैं, वो भी आज आ रहे हैं, जो जैसे कि मैं पहले जिला अध्यक्ष था यंग ब्रिगेड का, आज कोई और साथी यंग ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
जवान बूढ़े होंगे, बूढ़े स्वर्ग सिधारेंगे, हम जैसे बच्चे हैं वो जवान होंगे, फिर हम भी वरिष्ठ होंगे। तो प्रक्रिया चल रही है। और आपने राहुल गांधी जी की बात की, वो लोग कहते हैं राहुल गांधी जी के लिए ये बात जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो युवाओं की कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं उदाहरण पेश कर सकता हूँ आज कि शायद आप सब भी देखते हैं हमारी विधानसभा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, कांग्रेस के जितने जवान विधायक बैठे हुए हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई एक भी विधायक जवान बैठा होगा या फिर संघर्ष करके आया हुआ होगा। सिर्फ लॉन्चिंग होती है और वो भी 50 साल 45 साल उसके बाद में। हमारे रामनिवास गावड़िया जी 26 साल की उम्र में विधायक बन गए, हमारे भाई अभिमन्यु पूनिया जी बन गए, हमारे भाई बड़े भाई मुकेश भाकर जी बन गए, हमारे बड़े भाई मनीष यादव जी बन गए, हमारे इंदिराज गुर्जर जी बन गए, अनिल चोपड़ा जी ने लोकसभा लड़ लिया, शिव प्रकाश गुर्जर जी ने नसीराबाद से विधान। मैं सैकड़ों नाम आपको गिनवा सकता हूँ। और आपने मेरे परिचय में कहा कि मैं भी दावेदार में था, तो वो एक राहुल गांधी जी की सोच थी कि जब सिंगल नाम कई विधानसभाओं से थे तो उन्होंने कहा कि किसी यूथ का भी नाम लेकर आ पाएँ। तो उसमें हमारे CWC मेंबर आदरणीय सचिन पायलट साहब, भंवर जितेंद्र सिंह जी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, इन सब की नज़र हम पे पड़ी और हमारा नाम भी वहाँ तक पहुँच गया। सचिन पायलट रहे, सचिन पायलट को डिप्टी CM भी बनाया गया गहलोत कार्यकाल के दौरान, लेकिन दावेदार वो CM के थे, है ना। और ये मानेसर कांड हुआ, फिर डिप्टी CM के पद से हटा दिया गया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं और आगे आने वाले समय में क्या लगता है राजस्थान में जो 2028 में चुनाव होने वाले हैं? देखिए, मैं इस बात को कहने में कदापि संकोच नहीं करूंगा जी। सरकार हमारी आई थी पायलट साहब के चेहरे पे, जी बिल्कुल, लेकिन आलाकमान का जो निर्णय रहा वो गहलोत जी के लिए रहा, तो हमने वो भी स्वीकार किया। बात होती है मानेसर की, तो आदरणीय पायलट साहब संगठन की कोई विषय बातें थी, उनको लेकर अपने साथी विधायकों के साथ मानेसर जा रहे थे, आलाकमान उपलब्ध नहीं था, वार्ता हो रही थी, तो मानेसर रुक गए। उसके बाद में उनकी वार्ता होती है और राजस्थान वापस आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये एक जो घटनाक्रम घटा उस समय, ये राजनीतिक बहुत बड़ा घटनाक्रम था, उसको कई मायनों में देखा गया, कई उसको नाम दिए गए और उसकी वजह से कार्यकारिणियाँ भंग हो गई। आदरणीय सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त हुए, डिप्टी CM के पद से मुक्त हुए, तो एक राजनीतिक घटनाक्रम बन गया था ये। लेकिन मैं आज पूर्णतः आश्वस्त होकर फिर आपसे कहना चाहूँगा कि 28 में चुनाव होंगे और राजस्थान की आम आवाम की अब आवाज़ सचिन पायलट साहब बन चुके हैं। आम आवाम अगर उम्मीद के साथ किसी की ओर देख रहा है तो आदरणीय सचिन पायलट साहब की ओर देख रहा है। साथ ही बात करूँ राहुल गांधी जी का विश्वास, राहुल गांधी जी निरंतरता के साथ सचिन पायलट साहब को देख रहे हैं कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से कौन काम कर रहा है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे केरलम हो, या देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर आदरणीय सचिन पायलट साहब अपना खून पसीना बहा नहीं रहे हो संगठन के लिए। तो सचिन पायलट साहब आम आवाम की आवाज़, साथ ही राहुल गांधी जी का विश्वास, दोनों जीत चुके हैं और आने वाला जो हमारा चुनाव होगा, आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे CM होंगे, इस बात को लेकर मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। फिर गहलोत साहब जो अभी सक्रियता दिखा रहे हैं तो वो किस आधार पर दिखा रहे हैं? क्या लगता है, CM के दावेदार होंगे या फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया जाएगा? देखिए, गहलोत साहब भी नेता हैं कांग्रेस के, और चाहे गहलोत साहब हो, चाहे रवि सिकदार हो, या मेरे से छोटा कोई मेरा भाई हो, सक्रिय तो सबको रहना पड़ेगा संगठन के लिए। राहुल गांधी जी को PM बनाना है, राजस्थान में सरकार लानी है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराना है। मानेसर के टाइम पे गहलोत साहब को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की बात चल रही थी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, वो मेरे लेकिन बात ये थी कि गहलोत साहब गए ही नहीं, ये मेरे आरोप ये लगते रहे। और हाल ही में अभी कुछ महीनों पहले गहलोत साहब ने इनकार कर दिया, नहीं वो बात नहीं थी, पर बोला उन्होंने गुस्से में था तंज भरे में। अब देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का विषय है, उतनी तो मेरी हस्ती नहीं है कि मैं राष्ट्रीय कार्यालय में क्या बात चल रही है उस पर चर्चा करूं, लेकिन बात मैं सक्रियता की करूंगा। तो गहलोत साहब अगर सक्रिय हैं तो होना चाहिए, क्योंकि संगठन ने उनको बहुत कुछ दिया है। 7-8 बार विधायक बन गए, 6-7 बार शायद सांसद बन गए, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह गए, 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, तो सक्रिय रहकर वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अभी मालवीय जी का प्रकरण हुआ, जब डोटासरा साहब और गहलोत साहब में भिड़ंत हो गई। देखिए, वो आपस में उनके बयान आ रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे की बात का जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखो ना कि भाई इस चीज़ का असर पूरी राजनीति पे पड़ेगा, पूरी पार्टी पे पड़ेगा और आने वाले चुनावों पे भी दिखाई दे सकता है। देखिए, क्या लगता है इन चीज़ों? बिल्कुल हाँ, ये बातें बड़े स्तर पर नहीं होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है और व्यक्तिगत मेरा एक अनुभव भी है कि इस तरीके की बातें शायद नहीं करनी चाहिए। खैर, वो बड़े नेता हैं, वो अगर बात कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, एक आम कार्यकर्ता इससे थोड़ा सा आहत होता है कि इस तरीके की बातें होती है तो हम लोग लाठी खा रहे हैं, हम लोग मुकदमे खा रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, हम लोग दिन रात एक करे हुए हैं, हम प्रताड़ना झेल रहे हैं, और उसके बाद में हमारा कोई अगर वरिष्ठ नेता अगर ऐसी बात करता है, थोड़ा सा मन आहत सा होता है, तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखो, हाल ही में
नीट का मुद्दा, अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी कंटिन्यू कर रहे हैं, कोटा में भी किया और भी कई जगह वो जा रहे हैं, और अब शायद प्रयागराज वाला चल रहा है, तो अनुमति शायद मिल गई है। तो क्या लगता है छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर उससे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल के भी आ रहा है, कोई रिजल्ट? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, छात्रों की गूंज भले ही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन इसका माध्यम असलियत में छात्र हैं। छात्र खुद चाह रहे हैं कि हमारी कोई बात सुने, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो तो गूंगी बहरी हो चुकी है। ना वो छात्रों की बात सुनने को तैयार है, ना उनको सांत्वना देने के लिए तैयार है। वो तो उनको भाड़े के टट्टू, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना से आए हुए प्रायोजित आतंकवादी, ये सब टाइटल देने में लगी हुई है। तो छात्र वास्तविकता में खुद चाह रहा है कि कोई उनकी बात सुने, और वो राहुल गांधी जी तक मैसेज जा रहा है। तो राहुल गांधी जी खुद धरातल पर आकर उन छात्रों को सीने से लगाने का काम कर रहे हैं। ये भले कार्यक्रम कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन इसकी उपज छात्रों के मन से है। तो छात्रों की इच्छा की बदौलत राहुल गांधी जी और कर रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा, परमिशन, सोच सकते हैं कितनी चल क्या रहा है हमारे देश में। छात्र से बात करने के लिए जाना है तो परमिशन लेने की इजाज़त लेनी पड़ रही है, परमिशन नहीं मिल रही है। जैसा हमने देखा पटना में ही हुआ था कि वहाँ पर परमिशन नहीं मिलती, तो एक हॉल में हमें सभा करनी पड़ी। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि एक छात्र से बात करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है, वो दे और नहीं रहे। तो इसका असर इतना ज़बरदस्त है कि जो केंद्र में बैठे हुए हैं ना, मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी धड़कनें बढ़ने लगी है। और सच्चाई बता रहा हूँ आकाश जी, मैं आपको, राहुल गांधी नाम है उनका, वो भयंकर आंधी है, बवाल है, वो भयंकर वाले बवाल है राहुल गांधी जी। जो सोच लेते हैं ना वो करके दिखाते हैं, और बात भी वो करते हैं जो वास्तविकता में देश को ज़रूरत है। इधर उधर की बात करके उनको कोई मतलब नहीं है। आज वास्तविकता में नीट के छात्रों को एक कंधे की ज़रूरत थी, तो राहुल गांधी जी का कंधा बना। आज मजदूरों को ज़रूरत पड़ रही है तो राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं। आज माँ बहन बेटियों को ज़रूरत पड़ रही है तो राहुल गांधी जी उनके आंसू पहुँच रहे हैं, बुजुर्गों का सहारा बन रहे हैं। तो राहुल गांधी जी मजबूती के साथ देश की आवाज़ बुलंद करने में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं अभी संसद चल रहा है, अमित शाह जी मौजूद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं, पेनेट गन किसके कहने से चली, AK-47 किसके कहने से चली, और क्यों चली। बड़ा सवाल है, चली क्यों। वो कोई, अरे पुलवामा में चलानी चाहिए थी, पहलगांव में चलानी चाहिए थी। हम परेड में जिन हथियारों का प्रदर्शनी में आज तक देख पा रहे हैं, उन हथियारों का उपयोग कब लेंगे। क्या छात्रों के ऊपर लिए जाएंगे। वो हथियार हमें दिखे तो जंतर मंतर पर दिखे काम आते हुए, वो हथियार हमने देखे बिहार में देखे काम आते हुए। तो ये देश किस तरफ जा रहा है बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन देश को मैं पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ कि इंदिरा गांधी जी का पोता, राजीव गांधी जी का बेटा और राहुल गांधी, ये वो नाम है जो देश के भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देगा और अन्याय नहीं होने देगा। एक दूसरा मुद्दा इसी से जुड़ा, कॉकरोच जनता पार्टी वाला। भाई काफ़ी मंच से कॉकरोच जो नेता हैं कॉकरोच पार्टी के, उन्होंने काफ़ी अपील करी कि नहीं राहुल गांधी को आना चाहिए। सोनम वांगचुक जी ने भी अपील करी कि भाई राहुल गांधी को आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी उस मंच पर नहीं पहुंचते हैं। और दूसरी चीज़, NSUI के विनोद जाखड़ जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी लगातार सक्रिय हैं इस मुद्दे पे लेकर, नीट को लेकर काफ़ी सक्रिय भी रहे, लेकिन वहाँ भी राहुल गांधी की प्रेजेंस नहीं मिली। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, देखो CJP एक दल के रूप में काम करने आया था वहाँ पे, चाहे वो छात्रों का दल था और जैसे भी थी उसको प्रायोजित करके कोई काम कर रहे थे जी। हमें वहाँ जाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी खुद छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब मुद्दा समान है, सारी चीजें समान है, तो क्यों ना पूरा अपोजिशन या जो इतना भी है सबको एक साथ नहीं आना चाहिए। देखो तो आकाश जी, चीजें मजबूत होती हैं। देखो सारा विपक्ष एक जगह बैठ जाएगा तो वो ताकत नहीं मिलेगी। CJP जंतर मंतर पर थी, राहुल गांधी जी हर स्टेट में पहुंच रहे हैं, विनोद जाखड़ जी का आपने जिक्र किया, हर राज्य में जाकर लाठियां खा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई उदय भानु चीफ जी हर इलाके में लाठी खा रहे हैं, मैं जयपुर में लाठी खा रहा हूँ। तो अगर हम सारे एक ही जगह बैठ जाएंगे, वो तो चाहते ही हैं विपक्ष, जो हमारे सत्ताधारी दल हैं वो तो चाहते हैं कि विपक्ष को एक जगह बांध दो इस तरीके की बातें करके, लेकिन बंधेंगे नहीं। हम आबाद रहेंगे, विपक्ष आबाद रहेगा, और जहाँ जिसको मौका जैसा मिलेगा वो वहाँ इस सरकार के ऊपर विरोध दर्ज करने का काम करेगा। अब ये भी हो सकता है कि रवि जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचा। हमारा उद्देश्य था कि छात्रों की बात को मजबूती के साथ उठाना, तो रवि जंतर मंतर न जाकर जयपुर में अगर उठा रहा है तो बात तो छात्रों की उठ रही है। राहुल गांधी जी कोटा, पटना, दिल्ली, प्रयागराज,
जा रहे हैं तो बात छात्रों की हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई छात्रों की थी और सीजेपी कर रही थी, सबकी अपनी अपनी भूमिका थी, एसएफआई भी कर रही थी, सब कर रहे थे। तो ये विषय नहीं था कि वहाँ वो क्यों नहीं पहुँचे। विषय ये मायने रखता है कि राहुल गांधी जी खुद मजबूती के साथ छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। एक जो मुद्दा अभी ज्वलंत चल रहा है, महिपाल सिंह मकराना जी यूजीसी को रोल बैक को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट भी किया, लंबा प्रोटेस्ट किया और सरकार ने उन पर भी लाठियां बरसाई। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्या सोच रखती है और रवि कुमार सिकदार जी क्या सोच रखते हैं? मैं आकाश जी आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान की जो सरकार है ना जी, ये लाठी और बंदूकों की सरकार चल रही है। संवैधानिक जो अधिकार, देखिए ये जिसने हमें अधिकार दिया है कि हमें लड़ाई लड़नी है, कोई भी बात होती है तो उसका एक जरिया है आंदोलन करना। जी, महिपाल सिंह मकराना जी के हाथ में ये थी। मैं हो सकता है कि यूजीसी के समर्थन में हूँ, लेकिन मैं इसका खिलाफत कभी नहीं करूँगा कि कोई उस पर अपनी बात रखने आए और उसको लाठी गोलियों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये सरकार बिल्कुल निकृष्ट सरकार हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी बात देख लीजिए, चाहे महिपाल सिंह मकराना जी के ले लीजिए, हमारे कल परसों शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए थे, 3rd ग्रेड, अरे मुख्यबधिर बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल, मतलब मैं कहना चाहूँगा इनके कीड़े पड़ेंगे, इनको ऐसा श्राप लगेगा, इनके कीड़े पड़ेंगे जिस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं। मुख्यबधिर बच्चे, उनकी नहीं सुन रहे हैं ये। हो सकता है महिपाल सिंह जी राजनीति कर रहे हैं, रवि राजनीति कर रहा है, राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, वो बच्चे तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज शायद मुझे इस 2.5 साल के अंदर एक दिन ऐसा नहीं दिखा होगा जिस दिन ये अपना शहीद स्मारक खाली रहा होगा। लगातार धरने प्रदर्शन को लेकर भी हुए कई सारे प्रोटेस्ट। ऐसा ही लीजिए, आशा बहनें लीजिए, आशा बहनों की बात करते हैं ये लोग, साड़ी का रंग बदलने की बात कर रहे होते हैं। भजन लाल जी और दिया कुमारी जी मंच पर बैठे होते हैं कि इनकी साड़ी का रंग कौन सा देना है। अरे उनकी वास्तविक जो पीड़ा है उस पर काम कीजिए ना आप। साड़ी का रंग तो वो बहनें देख लेगी उनको कौन सी साड़ी पहननी है, आप उसकी चिंता नहीं करें। लेकिन यूजीसी पर जो बात हुई उसको लेकर उनके साथ बर्ताव हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। निंदा ही नहीं, वहाँ देखो आप, हमारे एक भाई की जान चली गई, वो हमारे भाई है, ओबीसी समुदाय से, उसकी एक प्राण चले गए एक बात रखने के दम पर। तो ये दमनकारी नीतियों का काम करते हुए कर रहे हैं जो घोर निंदनीय है। हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं भले बोल रहा हूँ ना, मैं यूजीसी के समर्थन में हूँ, लेकिन हाँ मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि उनको उनकी बात रखने का अधिकार है, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन सरकार को लाठियां बरसाने का अधिकार नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि लाठियाँ बरसाएं? और पैदल चल कर आ रहे हैं, वो ऐसी कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहे थे। राजपूत वर्ग बहुत अनुशासित वर्ग है, मर्यादाओं में रहने वाला वर्ग है। माँ बहन बेटियों के ऊपर वाटर कैनन चलाई। महिपाल मकराना जी बड़े भावुक होकर कह रहे थे कि हमारी बहन बेटियों पर छाती पर उन्होंने वाटर कैनन चलाई। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। वो माँ पद्मिनी के वंशज हैं, वो महिलाएं माँ पद्मिनी की वंशज रही हैं, आप उनके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ ना, इनको कीड़े पड़ेंगे, इनको अंत में पानी नहीं मिलेगा। ये इतनी तानाशाही पे सोशल मीडिया पर एक मुद्दा रिजर्वेशन का जी काफ़ी ज्वलंत है, वो भी अभी काफ़ी लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि एक मूवमेंट की तरह ये खड़ा हो जाए, है ना। कई समुदाय इसके खिलाफ भी हैं और कई समुदाय इसके समर्थन में हैं। तो इसे लेकर क्या लगता है कि कोई स्टेप उठाया जाएगा? कांग्रेस क्या सोच रखती है? देखिए, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर संसदीय स्तर पर बात होती है जी, और किसी का इसके खिलाफ होने का मत होगा, मेरा इसके समर्थन में होने का मत है, क्योंकि ऐसी समुदाय से आता हूँ तो इसके पक्ष में रहूँगा, क्योंकि वो सब पीड़ाएं झेली है हमने जो नहीं झेलनी चाहिए थी। आज इसी आरक्षण की वजह से शायद मैं मजबूत हूँ, कहीं ना कहीं मजबूत हूँ, और मैं मजबूत रहूँगा भी इस आरक्षण की बदौलत। हाँ, इस पर अगर किसी वर्ग विशेष को कोई नुकसान हो रहा है या उसके अधिकार या उसको पीड़ा सी हो रही है तो उनकी सुनवाई करके इसमें अगर संशोधन होते हैं, पूरा आरक्षण खत्म होना, तो मैं इसका समाधान नहीं मानता। किस तरह से समाधान हो सकते? क्योंकि देखो काफी लंबे समय से जो मांग उठाई जा रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, लेकिन आर्थिक आधार पर क्या पैमाना है सरकार के पास? किस तरीके से सरकार काम कर सकती है? कोई तो आइडियोलॉजी होगी अपनी अपोजिशन के पास। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये एक संसदीय विषय है, इस पर एक पूरा नेतृत्व हो, मतलब सत्ता का पक्ष हो, विपक्ष हो, अधिकारी लेवल के लोग हों, जनता की भी इसमें से आए और संशोधन होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि इसको हटा देना चाहिए, हटा देना इसका संशोधन नहीं है और आरक्षण हटेगा भी नहीं।
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आरक्षण नहीं हटेगा। एक दूसरी चीज, राम मंदिर का मामला जी। ये भी ज्वलंत है जी। राम मंदिर दानचोरी जो वाला मामला है, सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया, नहीं हमारा कोई मामला नहीं है, समिति का है, समिति में कुछ हुए होंगे, ये लोग क्या कर खाते लेंगे। हैं आकाश जी, ये लोग खाते क्या है, मेरे तो समझ से बिल्कुल परे। अरे भूमि पूजन तुम कर रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा तुम कर रहे हो, उद्घाटन तुम कर रहे हो, समिति जो बन रही है उसके सदस्य तुम चुन रहे हो, सरकार के अधीनता से इसको अलग रख रहे हो, ट्रस्ट को आरटीआई से तुम इसको अलग रख रहे हो। जब सारे काम तुम कर रहे हो तो चोरी तुम नहीं कर रहे हो। ये समझ से बहुत परे है इनका चरित्र। मैं कह रहा हूं ना, ये यहां क्या बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं, समझ ही नहीं आता। ये चंदा चोर हैं, ये वास्तविकता में चंदा चोर हैं, क्योंकि जो चंपत राय बैठा है ना, मोदी जी का फेस है, वो मोदी जी ने बिठाया है। अगर आज मैं कुछ गलत करता हूं ना तो मेरे पिताजी पर बात जाती है, अगर मैं कोई गलत बयान भी देता हूं ना तो मेरे संगठन पर बात जाती है। बिल्कुल। तो ये किस तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा कोई वो नहीं है। मंदिर का श्रेय लिया ना, राम जी को उंगली पकड़ा कर लेकर गए ना, तो चोरी की ले लो ना, क्यों देश को गुमराह करने में लगे हो? अरे बड़ा दिल दिखाओ। मैं तो कह रहा हूँ 56 इंच की छाती दिखा दो कि हाँ चोरी हमने कर ली। वो तो राम जी भुगता देंगे आपको, और भुगता रहे हैं। अयोध्या में आप हार गए, छठे राउंड तक मोदी जी हार रहे थे, अभी दतिया में चुनाव होता है, बाजीपुर में चुनाव होता है, आप हार रहे हो। धीरे धीरे आपके ऊपर गालियां पड़ना शुरू हो चुकी है। ये राम जी का ही पाप है। ये राम जी के साथ जो आप पतंग बनाकर उड़ा रहे हो, आप अपनी रैलियों में नचा रहे हो, और अगर पप्पू यादव उस चंदा चोरी में किरदार निभा लेता है संत का, उसको संतों का अपमान दिखा देते हो। कौन सा चरित्र है? ये चल क्या रहा है बिल्कुल समझ से परे। लेकिन राम जी न्याय करेंगे, और न्याय हो रहा है। मोदी जी की अगर आप शक्ल देखेंगे ना, नूर सा उतर रहा है उनका। और मोदी जी आज जैन जी के साथ आजकल काफी बातचीत कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं। तो हमारे नेताजी कब एक्टिव होंगे? हमारे नेताजी तो एक्टिव ही हैं, जैन जी के साथ ही हैं वो तो। और जैन जी की साथ होकर आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जैन जी की डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, तो राहुल गांधी जी ने ले लिया। संसद ही नहीं चलने दी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आकाश जी, लेकिन श्रेय तो सीजेपी ले गई। देखिए मैंने क्या बोला कि सब अपनी भूमिका निभा रहे थे। श्रेय मैं भी ले रहा हूँ, मैंने लिया है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि मैंने भी नारे लगाए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो मैंने लिया है। जिसने नारे लगाए उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। श्रेय सबका है इसमें, श्रेय सीजेपी भी लो। लेकिन आकाश जी, संसद में राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की भूमिका में है, और बातें सदन में जो होती है ना वो महत्व रखती है। राहुल गांधी जी ने कार्रवाई नहीं होने दी, रोडों पे तो संघर्ष कर लिया, लेकिन सदन नहीं चलने दिया कि जब तक इसका इस्तीफा नहीं तब तक बात नहीं। और वो हुआ। और आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ झांकी है। अभी तो बहुत सारे जो मगरमच्छ है ना, बच्चों के भविष्य के हत्यारे, उन सब का नंबर आना बाकी है। और 2029 मोदी जी जो कहते थे ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर भाग जाऊंगा, इनको भागने भी नहीं देंगे। ये भागने की फिराक में है। हो सकता है इन्होंने कोई प्लॉट बुक कर लिया होगा, ये भागने की फिराक में है। लेकिन जैन जी, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, और राहुल गांधी, इनको देश से भागने भी नहीं देगा। इनका वो असर इस देश में होने वाला होगा कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। राम मंदिर दानचोरी के बाद एक आपका इससे पहले मुद्दा रहा वोट चोरी, लेकिन उस पर भी कांग्रेस काफ़ी एक्टिव रही, फिर बाद में डाउन हो गई। उस मुद्दे पे भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्या चीज़ें हो रही हैं इस देश के अंदर, और किस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे? देखिए, क्योंकि अगर वोट चोरी सही मायनों में हो रही है तो फिर तो कांग्रेस का आना सत्ता में पॉसिबल नहीं। देखिए आकाश जी, वोट चोरी वास्तविकता में वोट चोरी थी। वोट का मतलब चोरी यही नहीं होता है कि इसकी जगह उसने वोट डाल दिया या किसी और ने डाल दिया। बहुत से माध्यम होते हैं। निर्वाचन आयोग को आगे करके जिस तरीके से नियम निकाले जा रहे हैं ना, वो भी वोट चोरी के अंदर ही गिना जा रहा है। बिहार के अंदर चालू चुनाव के अंदर दरमियान खातों में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए जाते हैं, वो भी वोट चोरी के अंदर ही आता है। तो वोट चोरी से आशय नहीं कि हम पेटियों की सुरक्षा करें। इस प्रकार की जो नीतियाँ आ रही है, नियम आ रहे हैं, उनका विरोध करें। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी को मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर इस बार मिला, आशीर्वाद आम आवाम का मिला। और 29 पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि और राहुल गांधी जी की एक मैं खासियत बताऊँ आपको आकाश जी, राहुल गांधी जी कोई भी बात बेतुकी नहीं करते, क्योंकि वो बात करते हैं आप सम्मानित मीडिया के साथियों के सामने। जब राहुल गांधी जी बोल रहे होते हैं ना, तो टेलीप्रॉम्प्टर आगे वो जो बोलते हैं वो नहीं होता है आगे, उनके आगे होते हैं हज़ारों कैमरे, और एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी आप जैसे पत्रकार, उनका सामना करके वो बोलते हैं। तो राहुल गांधी जी की बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि मन की बात तो कोई भी कर सकता है, लेकिन देश के मन की बात क्या है
वो करने का जज्बा राहुल गांधी जी में है। तो 29 का चुनाव मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, राजस्थान में कांग्रेस की पायलट साहब के नेतृत्व में होगी और राहुल गांधी जी सदन के नेता होंगे। और इस देश का, मैंने कहा ना कि इंदिरा जी के पोते हैं, वास्तविकता में पीड़ा क्या है इस देश की वो ही दूर कर सकते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो इनके बच्चे हैं, और जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हुए हैं। जय शाह जी कभी बल्ला नहीं पकड़े होंगे, लेकिन AIC अपने भारतीय क्रिकेट अकेडमी के चेयरमैन के बन के बैठे हैं। इधर मैं सबसे अच्छा मानता था नितिन गडकरी जी को, ईश्वर को साक्षी मान के बोल रहा हूँ मैं आज बात कैमरे के सामने, मैं नितिन गडकरी जी को बहुत अच्छा आदमी मानता था, लेकिन ये तो इन सबके भी बाप निकले। अपने बेटे के पुत्र मोह के अंदर उन्होंने अपने बुढ़ापा इस तरीके से करकला करवाया है जिसकी कोई हद नहीं। हर आदमी इनके लिए अच्छा बोलता था कि नितिन गडकरी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंपैरिजन में है, लेकिन पुत्र मोह ले बैठा इनको भी। तो भाजपा तो चोर चोर मोसे आई भाई, ये दिखते साफ सब छवि के नेता हैं सब, लेकिन अंत में दिख ही जाता है कि इनकी असलियत मानसिकता क्या है। रवि सिकदार को राजस्थान की सियासत में अगली किस भूमिका में हमें देखेंगे, और क्या लगता है कि MLA का चुनाव लड़ने का फिराक में? देखो, रवि सिकदार को आप राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय सचिन पायलट साहब, इन सब की सेवा करते हुए देखेंगे, आम आवाम की लड़ाई लड़ते हुए देखेंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में अभी आती है और उसके बाद भी कोई बात ऐसी हुई कि हाँ इससे आम जन को पीड़ा है, तब आप सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए भी रवि सिकदार को देखेंगे। और इसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। मैं मतलब ख्याली बातें नहीं करता। जब पेपर लीक का प्रकरण था, सचिन पायलट साहब अजमेर से जयपुर आ रहे थे, उसमें मुख्य भूमिका में मैं उनके साथ था। सरकार मेरी थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन पायलट साहब का जो विजन था कि सरकार कुछ, क्योंकि पायलट साहब ने हमेशा एक ही बात सिखाई है मेरे को, आम आवाम की बात करनी है, चाहे सत्ता हो और चाहे विपक्ष हो। अगर आम आवाम की बात करोगे तो जनता प्यार करेगी, जनता प्यार करेगी तो नेता बनोगे। बस जनता से जुड़ना है, जनता से जुड़ना है। और सत्ता की गुलामी के अंदर अगर आपने चुप्पी साध ली तो जनता गालियां देगी, कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से फिर कह रहा हूँ कि आपको सत्ता के अंदर भी अगर कहीं पर भी जनता के साथ कुछ भी होता दिखेगा, पहले तो मुझे भरोसा है कि आदरणीय पायलट साहब के नेतृत्व में प्रदेश हमारा खुशहाल होगा। लेकिन हाँ, अगर पायलट साहब की तरफ से भी, जनता की तरफ से कोई बात आएगी तो मैं उनसे भी जाकर बोलूँगा कि साहब नहीं, हमें ये काम ऐसे करना है। रवि सिकदार को अगर पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है, तो कौन सा क्षेत्र आप पसंद करें? देखिए, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आम जन की आवाज़ को उठाने का भी कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही संगठन की सेवा कर रहा हूँ। और अगर पार्टी मुझे इस योग्य समझ लेती है और चुनाव लड़ाने का अगर सोचती है, तो मैं मेरे पैतृक, जो मेरा जन्म है दूदू जी, वहीं से मैं अपनी इसकी शुरुआत करना चाहूँगा और वहाँ रहकर अपनों की सेवा करके संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दूदू इस वक्त डिप्टी CM का एरिया है। दुर्भाग्य है, मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा। आते तो जिला खा गए और अब तो ना जाने क्या क्या खा रहे हैं, ज़मीनें खा रहे हैं, संतों का शराब भी खा रहे हैं, माँ बहन बेटियों की खा रहे हैं, युवाओं की गालियाँ खा रहे हैं। तो डिप्टी CM जी की तो लगा था हमें कि कुछ हो सकता है, डिप्टी CM हमें मिल रहा है, लेकिन अब तो हमें पता चल रहा है कि ये तो एक झुंझुना इनके हाथ के अंदर है कि भैया प्रोटोकॉल के मज़े लो और घूमते रहो। लोग उनके पास जाते हैं तो साइंस तो करते हैं, उनके फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल आते हैं, होते हैं, देखते हैं उनके पेजेस के माध्यम से। हम पूछते हैं उन लोगों से कि कुछ हुआ, कैसे काहे को नहीं हो, क्योंकि हमारे तो थोड़ा काटेड़ा गए लगा, तो बेचारे भोले बड़े किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, भाया काहे नो हो। तो इस तरीके की बातें, सिर्फ एक बढ़िया कुर्ते पजामे पहन रहे हैं, बढ़िया प्रोटोकॉल का आनंद ले रहे हैं और चल रहे हैं। तो अभी की सरकार का जो बीजेपी सरकार है भजन लाल जी के नेतृत्व में, इसके कामकाज को किस तरह से देखते हैं और क्या कमियां लगती हैं? क्या लगता है कि सरकार को क्या सलाह देना चाहिए? आपसे ही पूछ लूं, अच्छा ये क्या है? क्यों नहीं कवर की? मुझे पता है नहीं कवर की आपके कैमरे ने। शहीद स्मारक पे हर दिन NSG 9 का कैमरा मुझे दिखाई देता है। और अगर सड़कों पर आंदोलन है ना, तो वही सरकार की नाकामी है। और आंदोलन भी हर वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आंदोलन नहीं कर रहा होगा। और अगर काबिलियत है, और पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, आपको इनकी काबिलियत का पता चल जाएगा कितना क्या काम है। 28 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, परिसीमन वाला लेके आ रहे हैं, कई सारे काम तो कर रही है सरकार, ऐसी कोई बात। देखिए, कल OBC आयोग की रिपोर्ट आई। हाँ, OBC आयोग की रिपोर्ट के अंदर आकाश जी, मैंने भी पढ़ी है और आला कमान के हमारे वरिष्ठ नेताओं के बयान भी सुने हैं। सुनने के बाद मैंने भी उसमें थोड़ा सा देखने का प्रयास किया है। इन्होंने जातियों की संख्या बताने का काम किया है। जाट इतने, राजपूत इतने, माली इतने, गुर्जर इतने, एक तरीके से जाट
व्यक्तियों के अंदर वर्चस्व वाली, जो बोलते हैं ना, एक लठ वाली विवाद इन्होंने शुरू कर दिया। अरे ओबीसी की रिपोर्ट आ रही है, खाली ओबीसी को काउंट करके दिखाना चाहिए था कि ओबीसी इतनी है, लेकिन आज ये बता दिया कि अब ये तो साफ साफ हो गया कि संख्या के आधार पर काम होगा, तो इनको पता ही नहीं है ये कर क्या रहे हैं। मैं एक साथी, मेरे से बीजेपी का एक चैनल पे बात हो रही थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद चुनाव लड़ाएंगे। तो मैं उनसे एक ही बात पूछ रहा था कि सरकार आपकी, सारे आदेश आपके, नियम आपके, आ क्यों नहीं रही है? तो इनको एक डर था कि अगर चुनाव होते हैं तो पर्ची बदल जाएगी। उस डर से बचने के लिए इन्होंने चुनाव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा था, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था। हमारे नेता सदन में आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो चुनाव तो करवाने पड़ते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव तो इनको करवाने पड़ेंगे। और चुनाव की तारीखें भी डिक्लेयर हो गई है, ये भी कांग्रेस की एक जीत है। ये जो नहीं चाह रहे थे वो डिक्लेयर करना पड़ा इनको। और अब आप देखिएगा परिणामों के अंदर, नगर निगम के अंदर मेयर कांग्रेस के बैठेंगे, जिला प्रमुख कांग्रेस के बैठेंगे और प्रधान कांग्रेस के बैठेंगे। मतलब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते थे ना, नहीं सहेगा राजस्थान, ये सही बोलते थे, इनको नहीं सहेगा राजस्थान। अच्छा, आपने उनका जो डायलॉग है हाँ, पूरा उल्टा हम कर लोग दिया। ये सोचते थे कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन ये तो सच कह रहे थे कि हमारे कर्म ऐसे होने वाले होंगे कि नहीं सहेगा राजस्थान। तो वो अब हो रहा है। मतलब अपने इन्वेस्टरों को यहाँ पर बुलाया गया, इन्वेस्ट करने की बात हुई, एक कार्यक्रम भी रखा हुआ उसको, है ना, कार्यक्रम रखा हुआ, उसमें बड़े बड़े व्यापारी आए। भजनलाल जी आकर बोलते मेरा फ़ोन नहीं उठाते। आपके चैनल पे भी आई थी ना ये न्यूज़ कि हमारे व्यापारी जो आए थे एमओयू करके गए थे, वो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे। आईफा करवाते हैं, गोविंद देव जी के 1100 करोड़ रुपए लगा देते हैं। तो चल रहा है बस। अच्छा है ना, राजस्थान का नाम ही हो रहा है इन चीज़ों में। तो गोविंद देव जी का पैसा खाओगे तो सरकारी फंड से। और आईफा क्या था? आईफा वहाँ सेलिब्रिटियाँ और बॉलीवुड के लोग आते हैं जो बढ़िया चिल करने आते हैं, तो ये तो वो उनके आनंद ले रहे थे। कहीं ना कहीं राजस्थान में फिल्म सिटी बनाने की भी चर्चाएं भी तो चल रही हैं, तो बनी ऐसे क्या? अगर फंक्शन होंगे तो फिर बनाने की बात तो स्मार्ट सिटी भी कर रहे थे। मोदी जी ने इसको काउंट भी करा दिया था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और मैं रोज़ देखता हूँ आपके रिपोर्टरों को, हिमांशी जी, आप भी कई साथी घुटनों तक के पानी में जाकर कवर करके लाते हो। तो स्मार्ट सिटी बातें बहुत अच्छी करते हैं, इसमें नो डाउट। बातें तो आपको ऐसा कर लेंगे कि आपकी जेब के अंदर अगर जितना भी पैसा रहेगा ना, वो निकलवा लेंगे ये। भाई विजन तो हर सरकार रखती है ना। कांग्रेस के समय में भी गहलोत साहब ने भी शायद 2029 का विजन रखा था, विकसित राजस्थान 2029 का रखा था, है ना, समझे? क्या नहीं दिया और ये 2047 का विकसित राजस्थान लेके चल रहे हैं, विकसित भारत लेके चल रहे हैं। मैं मोदी जी के 5-6 वीडियोज़ के शॉर्ट देखता हूँ। आप मुझे ये 50 दिन दे दीजिए, आप मुझे ये 5 साल दे दीजिए, आप मुझे ये, वो 5 साल बढ़ाए जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने 5 साल में ये कर दिया है, अब मुझे ये करना है, मैंने ये कर दिया है, मुझे अब करना है। नहीं, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो मोदी जी के तो बोलते हैं ना, राजस्थान में कहावत है, गणा गया थोड़ा रिया। मोदी जी का तो पूरा जीवन अब कगार पे खड़े हुए वृक्ष हैं वो। मैं तो उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, लेकिन अटल सत्य भी है कि समय भी समीप है। तो वो तो ये चाहते हैं कि मैं ज्ञान देता रहूं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ ही। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, अटल सत्य है जी, ये तो होगा। 100 वर्ष सबके पूरे होंगे, मेरे भी होंगे। लेकिन ये जो मुद्दा है, मुद्दा ये भी है कि एक छात्र संघ चुनाव राजस्थान में चल रहे हैं और शायद कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन राजस्थान में अभी आपके नेताजी हैं डोटासरा, गहलोत साहब भी गए, सोहम रेवाड़ ने जो अनशन किया है 13 दिन का, 14 दिन का, इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो गहलोत साहब के कार्यकाल में ही यूनिवर्सिटी जो इलेक्शन थे उन पर रोक लगाई गई थी और वो आज तक रोक लगी हुई है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और वास्तविकता में आज इसकी जरूरत भी है जी। पहले तो मैं छात्र संघ की एक जो मैंने परिभाषा बनाई है वो बताना चाहूँगा। छात्र संघ चुनाव छात्र नेताओं के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना कि छात्रों के लिए है। उस कैंपस में पढ़ने वाले छात्र के साथ क्या पीड़ा हो रही है, उसके हक अधिकार कहाँ मारे जा रहे हैं, वो अगर वो किसी को बात बताएगा ना, वो छात्र नेता को बताएगा। तो छात्र नेताओं से ना जोड़ें, वास्तविकता में छात्रों की पीड़ा का विषय, इसको दूर करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि पिछले 14 दिन से भाई शुभम रेवाड़ मौत के सिराने पर लेटा हुआ था। बिल्कुल। और मैं मिला 2 बार, किडनियाँ दर्द कर रही है, हमने डॉक्टरों से पूछा, डैमेज हो रही है, लीवर डैमेज हो रहा है। आखिर में तो पानी तक भी त्याग दिया और मेडिसिन लेने से भी मना कर दिया। लेकिन इस सरकार की आप हठधर्मिता देखो, कोई मतलब सरकार का बंदा उनसे बात करने तक नहीं जाता है।
हमारे 3 साथी पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं, उनमें एक हमारी बहन होती है। बिल्कुल। सोच सकते हैं कि उस बहन पर 40 घंटे में क्या पीड़ा बीती होगी। अरे भौतिक सुविधा तो अधिकार है हमारा, लेकिन पानी की टंकी पर बैठी थी, शौचालय तक की सुविधा भी नहीं मिल पाई होगी। नारी बंधन की ये लोग बात करते हैं, इस तरीके का नारी बंधन कि एक बहन टंकी पर बैठी है, उसको किन किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं देखना। छात्र संघ चुनाव वास्तविकता में देन है और जरूरत है। और छात्र संघ चुनाव, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं अपने आप को अभागा मानूंगा कि मैं छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पाया, और शायद आज उसका खामियाजा भी भुगत रहा हूँ कि इतना माथाफोड़ी करनी पड़ रही है। छात्र संघ चुनाव नेता तैयार करने की फैक्ट्री है, प्रशिक्षण शिविर है, और वहाँ से वो व्यक्ति चुनकर जाता है। देखो इसमें कितनी अच्छी वाली बात है, चुनने वाला भी पढ़ने वाला। हम कह सकते हैं पंचायती राज में तो हमें अनपढ़ पीछे वाले लोग वोट करते हैं, यहाँ तो वोट देने वाला भी बहुत पढ़ने वाला होता है, वो भी स्टूडेंट। तो मतलब वो वोट जिसको दे रहा है, मतलब वो सेलेक्ट करके दे रहा है किसको वोट देना चाहिए, क्लास का मॉनिटर बनाने जैसा चाहिए। तो बिल्कुल मतलब वो तैयार कर रहा है। तो वो नेता जब अगर चुनकर जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, किस तरीके से मुद्दे उठाएंगे। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आज विधानसभा के अंदर है ना, अभिमन्यु पूनिया जी जो मुद्दे उठा रहे होंगे, मुकेश भाकर जी जो मुद्दे उठा रहे होंगे, मनीष यादव जी जो मुद्दे उठा रहे होंगे ना, मैं पूरी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ वैसा मुद्दा कोई विधायक नहीं उठा रहा होगा। भाजपा का एक भी छात्र संघ का विधायक नहीं है, क्योंकि ये तो इसके पक्ष में ही नहीं है। और रही बात इसको रोक के रखने की, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो नेता है ना, ये गरीब किसान सामान्य वर्ग के बच्चे राजनीति में सक्रिय ना हो जाए, इसलिए इसको रोकने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी के समय की आपने बात की, ये वाजिब प्रश्न भी है और इसका जवाब देना भी उचित समझूंगा मैं, क्योंकि यही हवाला दे रहे हैं विपक्ष के जो लोग हैं ना, सत्ताधारी जो लोग हैं, वो यही हवाला देते हैं गहलोत जी का टाइम बंद हो गया। अरे नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए 1 साल को रोका गया था, साथ ही इसको चलो वो कह देंगे कि ये कोई कारण नहीं था, ठीक है मान लिया। दूसरा कारण मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा, छात्र संघ चुनाव 2023 में थे और विधानसभा चुनाव भी 2023 में थे। बिल्कुल। और जब विधानसभा की तैयारियां हो रही होती है ना, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी कैंपस होते हैं, उनको अडॉप्ट कर लिया जाता है निर्वाचन विभाग के द्वारा कि उनकी किस तरीके से तैयारियां करनी है, क्या करनी है। भाई नवंबर दिसंबर में इलेक्शन थे, जुलाई अगस्त के अंदर ही होता, तो कहाँ बचा समय, उन तैयारियों को कंप्लीट भी तो करवाना था ना। ऑथेंटिक कारण की वजह से उस टाइम निरस्त हुए थे। और चलो गहलोत जी ने बंद कर दिए, जो गहलोत जी कर रहे हैं वो आप करना चाहते हो? मेरा सीधा सवाल है इनसे, करो ना। जो गहलोत जी नहीं जो करना चाहते थे, अगर वो आप करना चाहते, फर्क क्या रहा फिर आप मेरे उनमें? आप तो युवाओं के हितैषी हो। गहलोत जी को मान लिया मैं, तो चलो वो नहीं चाहते थे, आप चाहते हो ना इनका हित, तो चालू कर दो छात्र संघ चुनाव। लेकिन इनको पता है छात्र, क्योंकि हर दल का वहाँ पर भी एक होता है, एबीवीपी की जमानत जब्त हो जाएगी। एबीवीपी है कहाँ आजकल? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एनएसयूआई तो एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन आकाश जी एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस हो, सेवा दल हो, कांग्रेस का कोई भी आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उठाकर देख लीजिए, लाठी खाने में, संघर्ष करने में, मुद्दे उठाने में बहुत आगे रहता है, क्योंकि उपज ही संघर्ष से है। आज़ादी से पहले वाले हमारे वंशज रहे हैं, हम तो उपज उनकी हैं। ये तो मुखबरी करने वालों के लोग हैं, ये तो भाई साहब करके सिस्टम करके पद लेकर आने वाले लोग हैं। शंकर गोरा, मैं चैलेंज देता हूँ शंकर गोरा को, चुनाव लड़के अध्यक्ष बन के बता दे। यहाँ तो अगर हमें पद भी चाहिए ना संगठन में, तो चुनाव लड़ते हैं हम। हमारा तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता ही चुनता है और युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बनता है, जिसमें दम होता है ना पीछे कि हाँ शक्ति किसके साथ है, वो अध्यक्ष बनता है। 2 भाई साहबों के चक्कर काटने से अध्यक्ष नहीं बनता। और उसका खामियाजा भी कहूँगा मैं तो भुगत रहे हैं। वाटर कैनन चलती है ना, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलते ये लोग। और आप हमारे उठाकर देख लीजिए, छाती पर वाटर कैनन खाते हैं, और जब तक नहीं रुकते, जब तक प्रशासन खुद वाटर कैनन नहीं रोकता है, जब तक लाठियों से हम लथपथ नहीं हो जाते खून से, तब तक हमारा संघर्ष नहीं रुकता है। तो संघर्ष के मुकाबले कांग्रेस के किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले भाजपा का कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये खतरा भी है, पंचायती राज वाला खतरा भी है। पर्ची बचाने के लिए भजनलाल जी साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं, लेकिन छात्र संघ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव भी होगा, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो ही गई है। ऐसा कोई भी काम नहीं रुकेगा जिससे कि युवाओं का, छात्रों का हक दबाने का काम ये सरकार करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब किस तरीके से राजस्थान में काम कर रही है, क्या लगता है सरकार को हटा दोगे? देखो आकाश जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और मजबूती से विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने में लगी हुई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी को आप देखो जी, बोलने नहीं देते हैं वो। इनके सारे मंत्री फड़फड़ा जाते हैं कि बस सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाए, और टीकाराम जूली जी आंकड़ों के साथ ऐसा सवाल पूछते हैं
कि इनके पसीने आ जाते हैं। डोटासरा जी को आप देखो, किस मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधायक आप देखो, चाहे अभिमन्यु पुनिया जी हो, मुकेश भाकर जी हो, मनीष यादव जी हो, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वास्तविकता से, जनता से जुड़े हुए हैं, और इनके पास उनके जवाब नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा का पटल हो, लोकसभा का पटल हो, मजबूती के साथ काम कर रही है। और अब तो देश को भी समझ में आ गया, देश भावनाओं में बह गया था, क्योंकि भारत है ना भावनाओं का देश है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ के साथ फोटो डाल दी तो हमारी माएँ बहक जाती है कि देख इस उम्र में भी इतने लाड प्यार करता है। तो भावनाओं का खेल इन्होंने बहुत अच्छा खेला। राम जी को उंगली पकड़ कर चलने का ये काम कर गए, रोने लग जाते हैं, मेरी माँ को गाली दे दी, इस तरीके की बातें करते हैं। अरे शुरुआत आपने किया इस कल्चर का, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने बोला, कांग्रेस की विधवा आपने बोला, मतलब ऐसे ऐसे शब्द आपने बोले कि सारी मर्यादाएं आपने गिरा दी राजनीति के अंदर। अंत में संक्षेप में आपका जवाब चाहूँगा, नरेश मीणा जो आज ही उन्होंने सरेंडर किया है उन्हें कोर्ट में, उनकी जमानत रद्द हो गई थी, वो थप्पड़ कांड जो हुआ था, नरेश मीणा को लेकर, नरेश मीणा काफ़ी बार पॉजिटिव मूड में रहे हैं कि नहीं मुझे कांग्रेस के साथ जाना है, या कांग्रेस मुझे बुलाती है, अच्छा पद देती है तो मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। और बीते कुछ समय में देखा भी है नरेश के साथ काफ़ी भीड़ और काफ़ी जनमत रहा है। किस तरीके से लगता है कि क्या नरेश को कांग्रेस में आना चाहिए, और कांग्रेस क्यों उससे दूरी बना रही है? देखिए, नरेश जी संघर्षशील नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं युवा हूँ और इस बात से मैं उनके साथ हूँ कि हाँ, उनका जो संघर्ष करने का हो सकता है थोड़ा तरीका गलत हो, लेकिन और वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो जो कुछ हुआ, जो कुछ भी होना था, लेकिन मैं उसको गलत भी ठहराता हूँ। और नरेश मीणा जी की जो है ना राजनीति तरीका जोशीला है, आम आवाम के लिए काम करने का है। और जैसा आपने कहा कि कांग्रेस में आने के इच्छुक भी हैं और कांग्रेस के साथ है भी, तो शीर्ष नेतृत्व ने उनको शायद एक बार दिया भी था, तो उन्होंने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। तो देखो, एक पार्टी का संघर्ष मानता हूँ, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पार्टी लाइन के बाहर जाकर काम करूँगा तो पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अब नरेश मीणा को कोई कुछ साबित करने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़े हैं। हालांकि वो विधायक नहीं बन पाए, वो अलग चीज़ है। हाँ, चुनाव अच्छे लड़े। पायलट साहब के तो प्रशंसक रहे हैं आपकी तरह। बिल्कुल प्रशंसक हैं। इसमें मैं कह रहा हूँ ना कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूँ, और नेतृत्व करने की क्षमता भी है उनके अंदर। अब ये तो देखो कि आला कमानों के ऊपर है, वो किस तरीके से उनको देखते हैं, किस तरीके से उनके, देखो पार्टियों के भी पैमाने से होते हैं। मैं बोला ना, मैं मेरी जिम्मेदारी लूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, नहीं भैया, एक कांग्रेस का भी संविधान है, उसमें कोई किस तरीके से फिट बैठ रहा था। अगर नरेश मीणा जी, मैं तो चाहता हूँ कि नरेश मीणा जी पार्टी में आए, अच्छी तरीके से संघर्ष करें, पार्टी में भी आए और मजबूती हम युवाओं को देने का काम करें। तो रवि सिकदार जी, अंत में समय का हमारे पास अभाव है, लेकिन आप राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो राजनीति में आना चाहते हैं या जो इस तंत्र को बदलने का ख्वाब देखते हैं? 2 लाइन में आपका जवाब चाहूँ। ये मेरा बीच में बोलने का मन भी था, और मैं रियली में आपको बताना चाहूँगा कि जो भी साथी अगर किसी का दुख देखकर दुखी हो रहे हैं ना, समझ लो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। और परिस्थितियों के आगे, परिस्थितियों का कभी बहाना नहीं बनाना। मैं आज बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं। आप अगर हाँ रेलवे स्टेशन पर जाकर यूनियन से पूछेंगे जगदीश जी कौन है, तो मेरे पिताजी हैं वो। ऑटो चलाते हैं, और मैंने खुद ने 200 फीट चौराहे के ऊपर अखबार बेचा है। और मतलब कभी परिस्थितियों को तो कभी बहाना बनाया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेरे भाइयों से भी यही कहूँगा, परिस्थितियों को तो बहाना बनाना नहीं, चोरी अन्याय से डरना है, मेहनत करके चाहे कुछ भी करो, तो घबराना नहीं है। और दुख को दुख समझो और इसको बदलने का प्रयास करो कि हाँ, ये दुख कैसे दूर किया जा सकता है। ये नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास 5 लोग नहीं है, मेरे पास दिखाने के लिए एंडेवर, आजकल डिफेंडर का क्रेज सा चल रहा है, वो नहीं है। इनसे कुछ नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने और पेश करूंगा। अभी 200 फीट के ऊपर 7 जुलाई और 8 जुलाई को घटनाएं घटती है। 3 बच्चे और एक उनका पिताजी 7 जुलाई को ख़त्म हो जाते हैं। 8 जुलाई को उसी जगह पर एक हमारी बहन ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल मेरे संज्ञान में वो बात आती है। मैं अकेला चला गया, मैं अकेला जाकर वहाँ खड़ा हो गया, और जब खड़ा हुआ तो पता चला शासन को भी, हमारे पुलिस का अधिकारी रवि वहाँ पर है, कुछ मीडिया के साथी पहुँच गए और उन्होंने मेरी बाइट ली। मैंने उनको सीधा सा निवेदन किया, पर सरकार को भी सीधा सा निवेदन किया कि देखो ये इसका कारण है और ये इसका समाधान है। आप मानेंगे नहीं आकाश जी, लोगों ने मुझे ये कहा कि अकेला है तो क्या कर लेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि एक बार 200 फीट पर जाकर आप आएँ, जहाँ पर बड़े बड़े लोगों के प्रतिष्ठान थे वो कट बंद हो गए।
इच्छा शक्ति होनी चाहिए और तरीका होना चाहिए। हिंसा, उठापटक, उल्टा सीधा बोलना समाधान नहीं है। अपनी बात तर्क शक्ति के साथ रखो, समाधान होते हैं, लेकिन होनी चाहिए इच्छा शक्ति कुछ कर गुजर जाने की। रवि सिकदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन सब बातचीत की और हमारे जो दर्शक हैं उस आपसे प्रेरणा लेंगे। रवि कुमार सिकदार ने अपने राजनीतिक जीवन, संगठनात्मक अनुभव, युवाओं की भूमिका, किसानों के संघर्ष और राजस्थान की मौजूदा राजनीति पर जिस स्पष्टता से और बेबाकी से अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे हैं, वो काबिल तारीफ है। आज की बातचीत से ये साफ झलकता है कि राजनीति केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की अपेक्षाओं और जनहित के मुद्दों को आवाज देने की एक जिम्मेदारी है। सेवा दल से शुरू हुआ आपका सफर, युवा कांग्रेस में लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां और किसान आंदोलनों से जुड़कर जन सरोकार के विषयों पर आपकी सक्रियता युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है। कहते हैं ना कि सफर वही यादगार होता है जिसमें मंजिल से ज्यादा संघर्ष की पहचान होती है। दिए की रोशनी छोटी सही, लेकिन अंधेरों से लड़ने की उसमें पूरी जान होती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आप जनता, किसानों और युवाओं के मुद्दों को इसी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ उठाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।